बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। परनेश, तुम्हारा मुंबई जाना ज़रूरी है क्या? उसने जब परनेश के मुंबई जाने के बारे में सुना था वो परेशान हो गई थी। हाँ इंदिरा, हम दोनों जा रहे हैं, उसने अपनी बीवी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मगर क्यों? हमारा मतलब है रमेश भैया भी तो जा सकते हैं ना। तुम यहाँ का बिजनेस संभालो और वो मुंबई का। इंदिरा, पिछले कई सालों से भैया ही तो संभाल रहे हैं सारा बिजनेस, और मैंने जो ये डिग्रियां ली हैं वो अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए तो ली हैं, तो इसके लिए मुझे मुंबई वाला ऑफिस खुद संभालना होगा। वो निहायत ही प्यार से अपनी नई नवेली दुल्हन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर परनेश, हम इतना दूर नहीं जाना चाहते, उसने झिझकते हुए कहा। तुम जानती हो, हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स का ख्वाब होता है कि वो जिंदगी में एक बार ही सही मगर मुंबई जरूर देखे, और तुम्हें ये मौका मिल रहा है और तुम मना कर रही हो। चलकर देखो तो सही कि मुंबई कितना खूबसूरत है। तुम वहां जाओगी तो पटना को भूल जाओगी। हम मम्मी पापा को छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहते, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। उसने एक मजबूत जवाब देने की कोशिश की थी। ठीक है, नाउ हमारी शादी को सिर्फ 3 माह हुए हैं इंदिरा, और तुम मेरे बगैर रह सकती हो मगर अपने मम्मी पापा के बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम रहो पटना में, मैं अकेला ही मुंबई चला जाता हूँ। उसने अपने हाथों पर रखा इंदिरा का हाथ परे किया और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। परनेश, ये देखो। परनेश उसके पीछे बाथरूम में आ गया था। वो एक बहुत ही बड़ा बाथरूम था। क्या? परनेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए पूछा। ये निशान किसकी हथेली का है? इंदिरा कांच पर नजर आने वाले हथेली के निशान की तरफ इशारा कर रही थी। वो काफी डरी हुई लग रही थी। अरे यार, तुम इतनी डरपोक होगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। वो वाजे तौर पर उसका मजाक उड़ा रहा था। मैं कहाँ डर रही हूँ, उसने थूक निगलते हुए खफकी से कहा। मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम डर रही हो, परनेश ने हंसी रोकते हुए कहा। तो वो गुस्से में उसे परे करके किचन में आ गई, मगर पता नहीं क्यों उसे सच में डर लग रहा था। वो परनेश की तरह हंसकर हर बात नहीं टालती थी। किसका फोन था? भैया का। पूछ रहे थे कि अभी तक ऑफिस पहुंचे या नहीं। आज पहला दिन है मेरा और मैं इतना लेट हो गया हूँ यार, उसने बैग उठाते हुए कहा। परनेश, जूस तो पी लें। वो जूस का गिलास लेकर उसके पीछे दौड़ी, मगर वो मना करता हुआ अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। उसने गुस्से में दरवाजा बंद किया, जूस का गिलास टेबल पर रखा और नाश्ता समेटने लगी। वो नाश्ता किए बगैर ही घर के कामों में लग गई। घर की साफ सफाई, सेटिंग वगैरह सब कुछ बाकी था। परनेश ने उसे खाना बनाने से मना किया हुआ था कि हम रात का खाना किसी होटल में खाएंगे। सारे काम करते करते दोपहर के 3 बज गए। उसने एक नज़र पूरे अपार्टमेंट में डाली और फिर नहाने के लिए चली गई। सुबह से काम करते करते उसका जोर दर्द करने लगा था। उसने सोचा कि नहाकर थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर 6 बजे तक परनेश भी आ जाएगा। नहाते हुए गुनगुनाना उसकी बचपन की आदत थी। अब भी वो आदत के मुताबिक गुनगुना रही थी। जब भी उसकी नजर पर्दे पर पड़ी, एक साया सा नजर आ रहा था। बाथरूम में रोशनी कम थी। वो गौर से पर्दे की ओर देखने लगी। वहां सचमुच कोई था। कौन है वहां? उसने हिम्मत करते हुए पूछा। साया दाएं तरफ मुड़ गया। परनेश, क्या ये तुम हो? उसने एक और सवाल किया, मगर अब वहां कोई भी नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और पर्दा सिरकाया। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने उजलत में दरवाजा खोला और बेडरूम के वस्त में आकर खड़ी हो गई। वहां कोई नहीं था और बेडरूम का दरवाजा भी अंदर से बंद था। उसके पैर बेजान होने लगे। उसने बालू को तौलिए से आजाद किया, एसी की कूलिंग बढ़ाई और बिस्तर पर आकर बैठ गई। डर के मारे हलक में कांटे उगाए थे, मगर साइड टेबल पर पड़ा पानी का जग खाली था और उसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो किचन में जाकर पानी ही पी आती। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे वाजे थे। गुस्से और बेबसी की हालत में पानी का जग साइड टेबल पर पटा और बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कन अब भी बेतरतीब थी।
आधी रात के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने दाईं तरफ करवट ली, मगर जैसे ही हाथ तकिए पर पड़ा वो उठ बैठा। साइड लैंप जलाया। वो आज फिर बिस्तर पर नहीं थी। घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। वो बिस्तर से उठा और बाहर निकल आया। इंदिरा, उसने दूर से ही उसे आवाज दी। वो किचन काउंटर के पास खड़ी थी। जैसे ही परनेश ने उसे पुकारा, उसने घबराकर बाईं तरफ रखे डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। परनेश भी उसकी नजरों के ताकुब में डाइनिंग टेबल की ओर देखने लगा। वहां 2 प्याले रखे थे, जिसमें से एक में नूडल्स थे जबकि दूसरा खाली था। परनेश पता नहीं प्याले में नूडल्स दोबारा कैसे आ गए। वो जल्दी जल्दी उसे बताने लगी। वो अक्सर रातों को उठकर अपार्टमेंट में घूमा करती थी कि वो जब से मुंबई आई थी उसे नींद ही नहीं आती थी, मगर ये पहली बार हुआ था जब वो कोई ऐसी बात बता रही थी। परनेश ने उसे कंधे से थामा और कमरे में ले आया। परनेश, मैं सच कह रही हूँ, वो सच में वहां थी। वो हर लफ्ज पर जोर दे देकर कह रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं इंदिरा, तुम पहले ये दवा खा लो। वो उसे नींद की दवाई दे रहा था। परनेश, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उस दिन नहाते हुए भी उसे बाथरूम के पर्दे के पीछे देखा था, और फिर कल जब दोपहर में मैं सोकर उठी तब भी वो वहीं कमरे में थी। जैसे ही मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो वहां से चली गई। मगर कैसे? कमरे का तो दरवाजा लॉक था, और वो गई कहाँ? क्योंकि मैंने तो पूरा अपार्टमेंट उसकी तलाश में छान मारा, मगर वो मुझे नहीं मिली। तुमने देखा था क्या? परनेश उसे बेबसी से देख रहा था। उसे इंदिरा की दिमागी हालत पर शुबा होने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं। तुम ये दवा खा लो, हम कल पंडित जी को फोन करेंगे। परनेश ने पानी का गिलास उसके होंठों से लगाते हुए कहा। कल जब वो आएगी तो हम उससे पूछेंगे कि वो उस दिन कहाँ चली गई थी। वो बड़बड़ा रही थी। अच्छा, पूछ लेना, मगर अभी तुम सो जाओ। परनेश उससे बहस करना नहीं चाहता था। वो दवाई के जेरे असर सो रही थी, मगर परनेश की आंखों की नींद खत्म हो गई थी। वो इंदिरा की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंदिरा सच कह रही है या फिर डॉक्टर ने इंदिरा की दिमागी हालत पर शुबा जाहिर किया था, और उसे भी डॉक्टर की बातों पर यकीन आने लगा था। क्योंकि अगर इंदिरा सही थी तो कभी उसे कोई अपार्टमेंट में दिखाई क्यों ना दिया। पिछले 2 माह में कई बार ऐसा हुआ था कि वो रात भर जागकर अपने काम में जुटा रहा। उसे वो औरत दिखाई क्यों ना दी जिसके मुतालिक इंदिरा बात कर रही थी। वो सोच सोचकर परेशान हो गया था। उसने इंदिरा का सर तकिए पर रखा और खुद बिस्तर की बाईं तरफ आकर लेट गया। खुश, बहुत ज्यादा खुश। परनेश ने मुस्कुराते हुए उसका गाल थपथपाया। आज संडे था तो दोनों ने पूरा दिन मुंबई घूमते शॉपिंग करते गुजारा था। अभी अभी वो डिनर करके अपार्टमेंट में पहुंचे थे। परनेश, हम अगले इतवार पटना जाएंगे ना? बिल्कुल, और तुम चाहो तो 1-2 हफ्ता वहीं रुक जाना, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। सच? सच में परनेश? उसने खुशी से पूछा था। हम मम्मी पापा के साथ 1 हफ्ता रहेंगे और 1 हफ्ता तुम्हारे घर, फिर तुम हमें लेने आ जाना। उसने बैठे बैठे सारी प्लानिंग की। ओके मेरी जान, अभी ये सारे बैग्स उठाकर रख दो और आइसक्रीम मुझे दो, मैं रख दूं। उसने आइसक्रीम का कैन इंदिरा के हाथों से लेते हुए कहा। परनेश, बात सुने। उसे कमरे की तरफ जाते देखकर इंदिरा ने आवाज दी। यार, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है, प्लीज तुम भी आकर सो जाओ, कल बात कर लेना। ओके ठीक है, उसने आहिस्ता से कहा। परनेश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कमरे में चला गया। वो पानी पीने उठा था जब भी उसकी नजर खुले दरवाजे पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर लाइट जलाई। वो वहां नहीं थी। ओ माय गॉड, ये लड़की भी ना 3-4 दिन ठीक रहती है और फिर वही काम। परनेश गुस्से में कमरे से बाहर निकल आया। इंदिरा बेबी, परनेश उसे पुकारता हुआ किचन एरिया में आ गया। वो डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर बैठी थी। उसके सामने बाउल में आइसक्रीम रखी हुई थी, मगर वहां सिर्फ 1 बाउल नहीं था, वहां 2 बाउल थे। इंदिरा, उसे फिर आवाज दी, मगर वो नहीं मुड़ी। जहां परनेश खड़ा था वहां से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने कमर तक आते बालों को दाईं तरफ कर रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा ढका हुआ था। वो किसी बात पर हंस रही थी। वो आगे बढ़ा। इंदिरा बेबी, उसने डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने एक झटके से खड़े होते हुए परनेश का गला पकड़ लिया। ये इतना अचानक हुआ था कि परनेश अपनी जगह से हिल भी ना पाया। उसकी गिरफ्त काफी मजबूत थी और हाथों का लम्स नहीं, वो लम्स इंदिरा के हाथों का बिल्कुल भी नहीं था। उसकी हथेलियां तो काफी मुलायम हुआ करती थी, मगर जो हाथ परनेश का गला पकड़े हुए था वो काफी खुरदरा था।
गोया किसी मेहनतकश इंसान का हाथ हो। इंदिरा, ये तुम क्या कर रही हो? ये मैं हूं, परनीश, तुम्हारा परनीश। वो दोनों हाथों से अपनी गर्दन से उसके हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर गिरफ्त इतनी ही मजबूत होती जा रही थी। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे खानदान और तुम्हारे घर वालों की खातिर। तुम लोगों पर अंधा एतबार किया, हर काम तुम लोगों की मर्जी का किया, तुम्हारे घर वालों के, तुम्हारी माँ के तमाम जुल्म बर्दाश्त किए, बातें सुनी, ताने सुने, गालियां खाई, और बदले में तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मेरी बेलूस हिदमत का क्या सिला दिया? तो तुम लोगों ने मुझे मार डाला, मुझे जलाकर मार डाला, इस बाथरूम में जलाकर। तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे मारकर और दुनिया से झूठ कहकर तुम जीत गए? नहीं, तुम लोग कभी भी नहीं जीतोगे। क्या सोचा था? सुकून की जिंदगी बसर करोगे? नहीं, कभी भी नहीं। मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम लोगों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। परनेश मिश्रा। परनेश फटी फटी आंखों से अपनी बीवी की तरफ देख रहा था। वो उसकी आवाज नहीं थी, बल्कि वो इंदिरा थी ही नहीं। मगर वो आवाज जानी पहचानी थी। मगर किसकी थी? इंदिरा बेबी। उसने एक बार फिर उसे पुकारा। इंदिरा नहीं, मनीषा भाभी। वो अल्फाज नहीं, पिघलता शीशा था जो परनेश के कानों में पड़े थे। परनेश को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके घर वालों ने उसे झूठ बोला था, कि उसकी भाभी ने खुदकुशी कर ली। वो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर इंदिरा के हाथों की गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी। वो मुजाहमत करता, अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश करता, पीछे हटता जाता था। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि वो पीछे होते होते कांच की लाइफ साइज विंडो तक पहुंच गया है। इंदिरा ने एक झटके से इसे छोड़ दिया। वो गला पकड़कर खांसने लगा, मगर तभी उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसे कॉलर से पकड़ लिया। देखो इंदिरा, तुम अपने हाथों में नहीं हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इंदिरा से बात करे या फिर रमेश मिश्रा की मरी हुई बीवी मनीषा मिश्रा से करे। इंदिरा नहीं, मनीषा, तुम्हारे भाई रमेश की बीवी मनीषा। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती दर आई थी। मैं मनीषा हूँ, वो मनीषा जिसे तुम्हारे घर वालों ने जलाकर मार डाला, और मैं एक जिनजादी के रूप में आई हूँ 8 साल के बाद। मैं पिछले 8 सालों से आप लोगों की मुंतज़िर थी कि कब कोई यहाँ आए और कब मैं अपना इंतकाम लूँ। और देखो आज मैं कितनी खुश हूँ। आज वो दिन आ गया। जानना नहीं चाहोगे कि मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि आज तुम मरोगे, परनेश मिश्रा। उसने हंसते हुए कहा, और पूरा अपार्टमेंट उसके कहकहों से गूंज उठा। दिसंबर की उस ठंडी रात में परनेश पसीना पसीना हुआ खड़ा था। भाभी, मैं तो यहाँ था भी नहीं। आप तो जानती हैं मैंने क्या किया है। प्लीज मुझे ना मारें। वो अब भी अपने हासू में था। मैं बेकसूर हूँ। वो रुहासा सा हो गया था। बेकसूर? बेकसूर तो मैं भी थी ना। नुक्स तो तुम्हारे भाई में था, मगर सजा किसे मिली? किसे मिली सजा? बोलो, बताओ। उसने कॉलर को झटका देते हुए पूछा। मिली ना सजा, है ना? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मगर फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? प्लीज मुझे ना मारें। वो गिड़गिड़ाने लगा। तुम्हें मारकर ही तो सब कुछ मुझे मिलेगा, क्योंकि जब तुम मरोगे तो पूरी मिश्रा फैमिली एक बार फिर मुंबई आ जाएगी इस अपार्टमेंट में, और फिर मैं एक एक करके सबसे अपनी मौत का बदला ले लूंगी। इंदिरा के लब मनीषा के मंसूबा बता रहे थे। इंदिरा प्लीज। नहीं इंदिरा भाभी मनीषा प्लीज। परनेश उसे समझाना चाह रहा था, मगर उसने पूरी कुव्वत से उसे पीछे धकेला। रात के 3 बजे 32वीं मंजिल के उस अपार्टमेंट की खिड़की बिना किसी आवाज के चकनाचूर हुई, और एक वजूद उस खिड़की से नीचे जा गिरा। नीचे खड़ी गाड़ियों के बीच पड़े उस वजूद के इतराफ खून ही खून फैला हुआ था। वो अपने इंतकाम की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी थी, परनेश मिश्रा को उसी की बीवी के हाथों कत्ल करके।